हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आज आप लोगों का स्वागत है मॉडर्न इंग्लिश की क्लास 2 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंग्लिश को पूरा कंप्लीट तरीके से। थोड़ा सा अगेन इतना भी बेकार चैप्टर नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। आज का चैप्टर फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ज्यादा इसीलिए मैं जानती हूँ कि काफी तो हो गया है, अब उसके आगे की हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आज ये बहुत इजीली टाइम से खत्म हो जाएगा, ये भी सच है, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा ही है। और इसमें हम लोग ना फालतू की चीजें भी नहीं पढ़ते। अरे पीपीटी कहूंगी भाई, यस और नो, हेलो मैम किया था है ना, कहूंगी भी। ठीक है, रिवीजन के साथ। ठीक है, स्टार्ट। ओके चलो, तो एक बार मैं चैट पहले ऑफ करूंगी, नहीं तो बहुत क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इससे बात हुई थी, कैसे हुई थी, उससे रिलेटेड गया है। आपका जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, मेरा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे तो भाई चलो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को बता देती हूँ। पहली बात तो जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे सारे सब सुन लो, ये आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम की किताब से लिया गया है। आप काफी बच्चे बोलेंगे मैडम ये क्या है, बताइए जरा। तो ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसमें आपकी जो इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, उससे रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं। इतनी पतली सी कोई एक किताब टाइप से होती है, इतनी पतली सी। ठीक है, इस किताब के अंदर ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इससे रिलेटेड होते हैं। नाउ ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये इंग्लिश वो इंग्लिश, सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारी अभी जो है वो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, क्योंकि हम ओल्ड और मिडिल कर चुके हैं। अब हमारा जो चल रहा है वो है मॉडर्न इंग्लिश। तो साफ सी बात है, मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 15th सेंचुरी से बनाई जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द इंग्लिश फ्रॉम 50 से, अब देखो हम आधा इसको पढ़ चुके थे, तो मैं बाकी का रिवाइज कराऊंगी जल्दी जल्दी, परेशान मत होना। ठीक है, मैडम क्या पढ़ा रही है, मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, जहां से पढ़ाना है वहां से प्रॉपर पढ़ाऊंगी। इससे पहले का सारा जल्दी जल्दी रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, सो इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। अब तक की इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है, हमने इसको पढ़ा था। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं था। इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। हमारी ऑफिशियल सोशल इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए इंग्लिश बोली जाती है। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है इंग्लिश का, यहां तक हमने करा था। इंग्लिश इज बीइंग टॉट एंड लर्न विद ऑल सीरियसनेस इन ऑल द कंट्रीज। कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज है जहां इंग्लिश बोली जाती है? चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया। ठीक है, Indian advantage of knowing, speaking and writing correct English will gradually disappear if the future generation of young India is not serious about it। ये भी हो गया था, ये हमने सारा कवर कर लिया था। इसके अलावा स्पेलिंग्स के बारे में बात हो गई थी 1780 सेंचुरी तक। मेजर फैक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज वर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड। ये हुई थी डेवलपमेंट की बात, कि डेवलपमेंट कैसे हुई थी। पहला था इंग्लैंड का एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर हर जगह फैल रहा था तो इंग्लिश साथ लेके जा रहा था, है ना। और दूसरा था कॉमर्स और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन की ग्रोथ होना, यहां तक हमने कवर किया था। वोकैबुलरी हमने पढ़ी थी कि कहाँ से आई है, तो बहुत सारी वोकैबुलरी जगह जगह से आई हुई थी। कौन कौन सी लैंग्वेज से इंग्लिश ने वर्ड्स को बोरो किया है? सो बोरो किया है लैटिन से, फ्रेंच से, ग्रीक से, इटालियन से, स्पेनिश से और अदर लैंग्वेजेस से। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने देखे थे, आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, मैंने सारे आपको बताए थे। ग्रामर हाउएवर मुझे लग रहा है शायद हमने कवर नहीं की है। ठीक है, चलिए यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं। ओके, ग्रामर से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां से हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो वो मैं अब आपको पढ़ाना शुरू करती हूं। ठीक है, चलिए। A significant fact to remember is that while the vocabulary of early modern English underwent rapid changes, the grammar remained fairly conservative. Conservative माने old pattern. ग्रामर हमेशा ओल्ड टाइप की रही है, मतलब हमेशा से जो पहले की थी ऑलमोस्ट वैसी रही है, ज्यादा चेंजेस नहीं आए। जैसे वोकेबलरी में हमेशा चेंज आते रहते हैं, नए नए वर्ड आपने देखा होगा। ग्रामर में यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमारी जो ग्रामर है ना, वो देखो हमेशा से सेम है। ही इज ईटिंग फूड, आई एम, ही के संग इज आएगा, आई के संग एम आएगा, ये ग्रामर होती है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी ग्रामर सेम है, ग्रामर में कोई खास डिफरेंस नहीं आया है।
है ना, लेकिन हमारी वोकैब चेंज होती है। यप, वाओ, ये सारे वर्ड्स नए नए जुड़ते जाते हैं, है ना। जैसे कि आजकल FR ऐसे वर्ड जुड़ गया है, जेनजी के वर्ड जुड़ गए हैं। तो वर्ड्स टाइम टू टाइम जुड़ते जाते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रामर है वो सेम रहती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड डन मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूसेज एंड लेक्चर्स फीचर्स देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म। तो कुछ डिफरेंट ग्रामर थी जो एज इट इज सेट थी, नई फॉर्म उसमें नहीं आई थी। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस इन वेज व्हिच डिड नॉट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। देयरफॉर रीडर्स कैन रीड द इंटरप्टेड टेक्स्ट्स ऑफ दिस पीरियड विदाउट मच डिफिकल्टीज। तो क्योंकि ग्रामर सेम है, इसीलिए अगर मॉडर्न इंग्लिश की कोई भी बुक आपको दे दी जाए, आप उसका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ लेंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट मच डिफिकल्टी। क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि वहां की ग्रामर आपको समझ आ जाएगी, और ग्रामर समझ आ जाएगी तो आपके लिए पढ़ना बड़ा आसान होगा। वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना है। शुरुआत होती है मॉडर्न इंग्लिश 1500 जो लिखा हुआ था शताब्दी की, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, बेन जोन्सन एंड शेक्सपियर से। ये पांचों नाम आपको रटने हैं। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी थी, क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारे ड्रामा लिखे थे, जैसे कि एक तो इसमें डॉक्टर फॉस्टर्स हो गया, एक इन्होंने उस पर भी लिखा था, तैमूर के ऊपर भी इन्होंने एक लिखा था। तो बहुत सारे ऐसे ड्रामा इन्होंने लिखे, जिसमें से डॉक्टर फॉस्टर्स आपको याद करना है। ये साईफाई है बेटा, साईफाई साइंटिफिक फिक्शन है। आप कभी अगर पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छा है ये डॉक्टर फॉस्टर्स। फ्रांसिस बेकन ने एसेज लिखे थे, ठीक है। बेन जॉनसन ने वोल्पोन नाम की इसको बोलेंगे फेबल, ठीक है, या एलिगरी, एलिगरी है ये एक तरीके के ना, ये लिखी थी उन्होंने। आप इसको पढ़िएगा कभी आप पे टाइम मिले तो। इसके अलावा शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, विलियम्स, मैकबेथ, ओथेलो, इसने तो बहुत सारे लिखे हैं ना, बहुत सारे लिखे हैं। 137 प्लेस लिखे थे इन्होंने। चलिए, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपको याद करना है जरूर से जरूर, सबका इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग आल्सो हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। जिस तरीके से शेक्सपियर लिखते थे और जिस तरीके से बाइबल की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करी गई थी, उससे हेल्प हुई इंग्लिश को सिंप्लीफाई होने में, इजी बनने में। द अबव राइटर्स ऑफ द इंग्लिश फेमस एलिजाबेथन एज विद देयर लिटरेरी जीनियस ट्रांसफॉर्म्ड, लिटरेरी जीनियस ट्रांसफॉर्म्ड मतलब उनके वर्क जो उन्होंने लिखा है, they transformed the language and brought about unprecedented creativity and inventiveness in its use. Inventiveness, invention किया गया, अच्छे अच्छे तरीके से वर्ड्स और लिखे गए, अच्छे अच्छे शब्द और लिखे गए, अच्छे अच्छे काम और लिखे गए। और ये एक एलिजाबेथन एज चल रही थी, मैंने आपको बताया है ये शायद पहले, है ना। क्वीन एलिजाबेथ 1 उस समय पर थी, 2 वाली नहीं, अभी वाली 2 नहीं, क्वीन एलिजाबेथ 1, ठीक है, वो इस समय गद्दी पर थी। और उस समय की बात है जब ये सारे राइटर्स आए थे, तो इन राइटर्स के काम ने इंग्लिश को और बढ़ाया। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया बेटा, मान लो हम हिंदी लैंग्वेज में हमारा कोई ऐसा पोइट आ जाए, ऐसा तो देखो बहुत आ रखे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी इन सारे पोइट्स की तारीफ करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जितने भी हिंदी में लिखने वाले थे, कबीर दास हो गए, रहीम दास हो गए, जो दोहे लिखते थे हिंदी में प्रॉपर लिखते थे, तो हम इनकी बहुत, तुलसीदास जी हो गए, हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं। गबन गोदान लिखने वाले, प्रेमचंद आपको पता है, जैसे यहाँ पे शेक्सपियर की बात की जाती है और इन सब की ना, हिंदी की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फेम बढ़ी थी वो प्रेमचंद के नॉवेल से बहुत बड़ी थी। वो ऐसे लिखते थे, इतना प्यारा लिखते थे प्रेमचंद जी, आप सब उनको जानते होंगे कि उनके काम को पढ़ के हिंदी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। तो ये कुछ तरीके होते हैं लैंग्वेज को बढ़ाने के, क्योंकि जब उसका काम जिसने भी कोई, जैसे मान लो मैं बंगाली में कुछ लिख दूं तो पूरे में मशहूर हो जाएगा कि मेरी बंगाली लैंग्वेज है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने गीतांजलि लिखी, उन्होंने किताबें लिखी है ना, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उनकी किताब है। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो जब बड़े मंच पे बंगाली में जब उस चीज को वो बोलते थे तो बंगाली फेमस हो गई लोगों में, है ना। तो ऐसा होता है कि वो लैंग्वेज तभी फेमस होती है जब उस लैंग्वेज में लिखा गया कोई काम फेमस हो जाए। तो इंग्लिश के साथ यही हो रहा था, इतने बढ़िया बढ़िया काम थे, हर कोई पढ़ रहा था, तो इंग्लिश और फेमस हो जा रही थी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, फिर 18th सेंचुरी आई, ठीक है। एलिजाबेथन के बाद
16th सेंचुरी के बाद रेस्टोरेशन एज आई थी, रेस्टोरेशन एज के बाद 18th सेंचुरी आई थी जिसको ऑगस्टन एज कहते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलेशन। ऑगस्टन एज में कुछ अच्छा हुआ, मालूम है क्या हुआ? पहले तो डिक्शनरी आई आपकी 1755 में, याद है आपको, मैंने बताया था सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी, एक तो वो आई, और भाई डिक्शनरी आने के बाद तो बस सबके घर में एक ही स्पेलिंग, एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन पहुंच गया क्योंकि डिक्शनरी बन गई थी। तो ये ऑगस्टन एज में हुआ था। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, there is a strong sense of order and regulation in sharp contrast to the spirit of experiment and adventure of the previous two century। previous two century कौन सी? restoration century और elizabethan century। बेसिकली समय समय की बात बताई जा रही है, कब से लेके कब तक। द नीड्स ऑफ अ डिक्शनरी एंड ग्रामर वाज फेल्ट ग्रीडी। तो सबने कहा एक डिक्शनरी की जरूरत है। सोचो ये वो समय था जब डिक्शनरी थी नहीं, तो सबको लगा एक डिक्शनरी होनी चाहिए जिसके अंदर दुनिया भर के जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के सारे एक साथ डाल दिए जाए, और एक ग्रामर की प्रॉपर बुक बने, ग्रामर की प्रॉपर बुक बने जिसके अंदर रूल्स ऐसे डिसाइड हो कि बाकी सब इनको ही पढ़े। ऐसे देखो शुरुआत होती है, जब किसी चीज को हमें स्ट्रक्चर्ड करना होता है तो उसकी एक किताब बनाई जाती है। आप जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर वॉक्टर टाइप के, डॉक्टर से मेरा मतलब है पीएचडी करे हुए डॉक्टर, उनको ये काम सौंपा जाता है। अब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक डॉक्टर थे, पीएचडी थे, उनको बोला गया भाई आइए समेटिए। 10-12 साल लगा दिया, 20 साल लगा दिया उन्होंने। पूरी मजाक थोड़ी है मैं आपसे कहूँ चलो भाई एक डिक्शनरी बनाते हैं नई जेंजी वर्ड्स की, आपको उसी में 4-5 साल लग जाने हैं, इतने वर्ड्स न्यू आ गए हैं, है ना। तो इट वॉज फेल्ड ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड सो दैट स्पेलिंग कुड बी स्टैंडर्डाइज। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि डिक्शनरी की जरूरत क्यों थी? ताकि सबसे पहली बात तो स्पेलिंग्स को स्टैंडर्डाइज करना था, मतलब कि जितनी भी स्पेलिंग्स हम बोलते थे वो उल्टी सीधी बोलते थे। कोई कह रहा है APPLE एप्पल, कोई कह रहा है APLE एप्पल, कोई कह रहा है APEL एप्पल। भाई हमें थोड़ी कोई रोक सकता है, हमारे मन कुछ भी बोले, क्योंकि कोई डिक्शनरी है ही डिसाइड करने के लिए एप्पल की असली स्पेलिंग होनी क्या चाहिए। तो पहली बात तो स्पेलिंग स्टैंडर्डाइज करनी थी। दूसरी चीज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। भाई सब जगह आई के संग एम ही लगाओ, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम आई के संग इज लगा दे रहे हो, तुम आई के संग आर लगा दे रहे हो, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। सब भाई सब लोग एक सा लगाओ। अब इसी को पूरा करने के लिए एक आदमी को बुलाया गया, आदमी का नाम था सैमुअल जॉनसन। द ऑफन हर्ड इडियम नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन प्रूव टू बी करेक्ट। अब देखो इन्वेंशन क्यों हुआ, डिक्शनरी का इन्वेंशन क्यों हुआ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया, आंसर हर बच्चा मुझे चैट सेक्शन में देगा, यहां लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। बताओ डिक्शनरी का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्या रीजन हुआ डिक्शनरी को इन्वेंट माने डिस्कवरी, डिक्शनरी की डिस्कवरी हुई, क्यों हुई, क्यों हुई होगी। आंसर आप लोग चैट सेक्शन में देंगे। डिक्शनरी की इन्वेंशन क्यों हुई बताइए, डिक्शनरी की इन्वेंशन क्यों हुई। ये देखो नाम आ गया सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 1755 में इन्होंने अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से एक डिक्शनरी को पब्लिश किया। मैम करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही बोला, सबका आंसर बिल्कुल सही है कि स्पेलिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यस, और डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिक्शनरी क्यों पब्लिश हुई, क्योंकि उसकी जरूरत थी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहां पे नेसेसिटी होती है, जहां पे जरूरत होती है, इन नेसेसिटी का मतलब है जरूरत, वहां इन्वेंशन खुद ब खुद वहां इन्वेंशन खुद ब खुद हो जाता है। तो जरूरत पड़ी तो डिक्शनरी बनाई गई। किसने बनाई? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बनाई। सो प्रूव टू बी करेक्ट इन 1755। नहीं भाई बहुत सारे, विच कंटेन ओवर 40,000 वर्ड्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि पहली बार जो डिक्शनरी बनाई गई थी इसमें कितने शब्द हैं। आपको क्या लगता है इंग्लिश में पता इतने वर्ड्स हैं? नहीं भाई बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत में जब कंपाइल किया गया तो सिर्फ इतने शब्दों को यूज किया गया था। एंड देयर मीनिंग, द वर्क लुक्स 7 years टू कंप्लीट। 7 साल लगे थे उनको इसको कंप्लीट करने में। ये भी क्वेश्चन आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कितना टाइम लगा था, आप बताएंगे 7 साल। ठीक है, याद कर लो, ये महा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकेंड नीड वाज फुलफिल्ड इन 18th century grammarian. Some of these grammar books were. अब देखो आप कहते हो मैम ग्रामर बुक्स बता दो, ग्रामर बुक्स बता दो। अब आपको पता होना चाहिए शुरुआती समय में वो कौन सी बुक्स थी। तो बाकी की जो है 18th century मतलब कि ऑगस्टन एज खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट एंड में ग्रामर की बुक्स भी बनाई गई। विलियम लॉन्गटन, ठीक है, विलियम लॉन्गटन ने बनाई थी प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। ये प्रोनाउंसिएशन पे फोकस्ड थी।
जोसेफ प्रिस्टली ने लिखी थी। अभी इनकी सारी किताबें आपको अभी भी मिल सकती हैं, आप चाहें तो चेक करें, अमेजोन पे आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। अमेजोन पे जो हो सकता है कुछ पब्लिकेशंस फ्रेश होके किसी ने बना दिए हो। इन राइटर्स को आप अगर इनमें से किसी को भी ग्रामर को गूगल पे सर्च करोगे आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। जोसेफ प्रिस्टली ने लिखी थी द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। रॉबर्ट लोथ ने लिखी थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। काफी सारे राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से लिखा था लेकिन ऑलमोस्ट सारे सेम थे। जेम्स बुचमैन ने लिखी थी द ब्रिटिश ग्रामर। लिंडले मरी ने लिखी थी इंग्लिश ग्रामर नाम से। तो ये मरी की बुक आपने पता होगा, अगर आपको मरी की बुक्स जो है वो बड़ी फेमस होती हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के नाम से ये आती हैं, आप देखिएगा इनको, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे, तो बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने पहली बार इंग्लिश की ग्रामर की किताबें छापी थी, बाद में तो और भी आ गए। दीज ग्रामर्स हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। इन ग्रामर की किताबों के 3 ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। सेकंड, सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा, जैसे जब हम लिखते हैं ना पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, लिखते हैं नहीं लिखते, वो स्ट्रक्चर बनाना। सेकंड, टू डिस्कस पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूसेज, और भी यूसेज हो डिवाइडेड, किस तरीके से सेंटेंस को लिखा जाता है, कैसे सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, वो सारा। एंड फाइनली टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूज। और फिर रूल्स तो सारे बताने, रूल्स का तो काम ही है, यही तो ग्रामर है। ग्रामर इज इक्वल टू रूल्स। ग्रामर होता क्या है भाई, भाई ग्रामर में ये सिखाया जाता है कि अगर मैं ही लगा रही हूं तो ही के साथ मैं इज लगाऊं या एम लगाऊं, यही मेरा रूल है, इसी को ग्रामर, यही ग्रामर है। अब यही ग्रामर बहुत सारी है, खाली ही की बात थोड़ी होगी, फिर तो प्रेजेंट की बात, पास्ट की बात, फ्यूचर की बात, सारी बातें होंगी, ठीक है। The foundation of English was strengthened by these methods. Many of the conventions now accepted present-day grammar were originally started in these books. तो आज प्रेजेंट डे ग्रामर आप जो पढ़ती हैं, सब लोग जो पढ़ते हैं प्रेजेंट डे ग्रामर को, वो मोस्टली यहीं से आई है, इन्हीं किताबों से ली गई है। अब इन्हीं किताबों से उसको ले लेके टॉपिक्स बना बना के, अब ऐसा नहीं है कि शुरू में ही सिंथेसिस हुआ करते होंगे, नहीं, पहले छोटी मोटी ग्रामर होती थी। फिर किसी ने कहा यार ये जो तुम बार बार हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा रहे हो ना, एक काम करो टेंस नाम का टॉपिक बना दो। टेंस टॉपिक होगा और उसके अंदर हम लोग जितनी भी टाइम्स बन रहे हैं ना उसके बेसिस पे इज एम आर लगवाएंगे, इज एम आर, वॉज, वर, हैज हैड, जो सब लगवाएंगे, ठीक है। फिर कोई आया, उसने कहा एक काम करो, इन टेंस को पहले डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर पास्ट की अलग हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट की अलग और फ्यूचर की अलग, हो गया। फिर कोई आया बोला यार तुम प्रेजेंट में बोल रहे हो लेकिन तुम्हें समझ आ रहा है प्रेजेंट में 4 अलग अलग टाइप की कैटेगरी बन पा रही है, एक इंडेफिनिट जब हम टाइम नहीं बताते, एक कंटिन्यूस जब काम अभी अभी हो रहा है, एक परफेक्ट जो अभी अभी हो चुका हो, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत देर से शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है। बोले हाँ यार ये भी बात सही है। बोले काम करो तीनों पार्ट्स में ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ना सब कैटेगरी बना दो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। बोले ये भी ठीक है, बना दिया। बोले यार कभी कभी बात को हम एक्टिव तरीके से कहते हैं, कभी कभी पैसिव, ये क्या है? बोले एक्टिव पैसिव है, क्या करें, एक टॉपिक लिख दो एक्टिव पैसिव का। फिर क्या हुआ, एक कोई बोला यार देखो मैंने अभी तुमसे बात करी, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जब तुम बातें ये सारी उसको कह रहे हो तो तुम मैंने कहा था, उसने कहा था करके बात क्यों कर रहे हो? बोला भाई तू मेरे से कुछ कह रहा है तो मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो पास्ट में चली जाएंगी ना बातें। बोले अच्छा 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 अच्छा, फिर तो टॉपिक बना के पढ़ाना चाहिए, इसके भी रूल बनने चाहिए। बोले क्या बनाए? बोले काम करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम से टॉपिक बना दो। फिर तुम्हारी बात और मेरी बात इतनी अलग अलग सेंटेंसेस में क्यों डिवाइड हो रही है? इनको एक करो ना, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना दो, कॉमा वॉमा लगा के कंजक्शन लगा दो बीच में। बोले सिंथेसिस कर दे इनका, बोले कर दो, तो सिंथेसाइजिंग आ गया। समझ रहे हो? तो ऐसे धीरे धीरे कर करके इतनी सारी एक्टिविटीज ग्रामर में हमारी आ गई, पहले नहीं थी इतनी, लेकिन काफी हद तक प्रेजेंट ग्रामर जो हम आज पढ़ रहे हैं उसकी जो नींव है वो 18वीं शताब्दी में रख दी गई थी। कंक्लूजन, द 18th century grammarians shared the spirit of the age to establish order in language. Afterward they saw a chaotic period of expansion and experiment. तो कह रहे हैं कि इतनी chaotic period, chaotic माने भूचाल, इतना सरदर्दी हुआ है इंग्लिश के अंदर कि फाइनली 18वीं शताब्दी के ग्रामेरियंस ने इसको सही किया। They shared the spirit of the age, establishing order in language. उन्होंने सेट किया इंग्लिश को पूरी तरीके से। 18वीं शताब्दी में जाके इंग्लिश थमी, रुकी,
कि अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, अब मुझे देख लो ऐसी ही हूं, मेरे सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में लिखा जा चुका है, मेरी पूरी ग्रामर इस किताब में लिखी जा चुकी है, अब इसी में इन्वेंशन करना, थोड़ा बहुत करना है तो अब मैं बदलूंगी नहीं। तो बस 18वीं शताब्दी की ग्रामर को ही हम आज के समय में पढ़ रहे हैं बेटा। They felt that grammar could be a means of preserving the language and considered their role as authoritative, but these existed differences of opinion among writers and grammarians. So they felt that grammar could be a means of preserving the language. इन्हें लगा था कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ सही बात है, ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंसिडर देयर रूल्स एज अथॉरिटेटिव बट देयर एग्जिस्टेड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग राइटर्स एंड ग्रामेरियंस। लेकिन हुआ क्या कि आपस में ये लोग बहुत लड़ रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि मैं जो रूल बोल रहा हूँ वो ज्यादा सही है, मैं जो रूल बोल रहा हूँ वो ज्यादा सही है। तो आपस में इनकी थोड़ी बहुत बहस होती रहती थी और इसी वजह से इंग्लिश में और भी चेंजेस आए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ठीक है, चलिए तो दिस वुड बी लास्ट एंड देन मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। ठीक है जी, अब ये लास्ट का पैराग्राफ है, इसमें आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, चैप्टर को एंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को हमने ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न तरीके से समझ लिया है। तो राइटर हमसे कहते हैं दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लार्जली टुक प्लेस विद इन द एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आयल। तो इंग्लिश जो है वो जो पनी पलपी है, कहते ना कहाँ पले बड़े हो भाई, ब्रिटिश में पले बड़े हैं ये। जैसे हिंदी भारत में है ना, आफ्टर द 18th century द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लीविंग द शोर्स ऑफ इंग्लैंड। शोर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किनारे। 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लिश बाहर निकली। क्यों बाहर निकली? वही एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर बाहर जा रहा था, अपने संग इंग्लिश लेके जा रहा था। इट ट्रेवल टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश हर जगह पहुंची एंड वॉज सून टू बिकम द वर्ल्ड लैंग्वेज। और अब जाके वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। आपको पता है इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज नाउ। मैनी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सोशियो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि भाई ये कब्जा कर ले रहे थे, गुलाम बना दिया था इनको, हमारे यहाँ भी आए थे है ना 200 साल के लिए। तो ये जहां जाते थे इंग्लिश बोलते थे। 200 साल में तो बहन 200 साल में तो बहन और भाइयों सब कुछ बदल जाता है। 200 साल का मतलब हो गया 8 सेंचुरी। तुम्हारे पापा 25 साल के हुए तो तुम हो गए, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ। अब तुम्हारे 25 साल के बाद नई अब 30 साल लगते हैं सेंचुरी बनने में, एक जनरेशन बदलने में। लेकिन पहले के टाइम में 25 साल में एक जनरेशन बदल जाती थी। बदलती थी कि नहीं? कोई 1900 में पैदा हुआ है तो 1925 तक उसकी शादी हो जाएगी और उसका बच्चा हो जाएगा। फिर उसकी शादी 1950 में हो जाएगी, फिर उसका एक बच्चा हो जाएगा। फिर उसकी शादी हो जाएगी 1975 तक, फिर उसका एक बच्चा। तो एक जनरेशन टू जनरेशन 25 साल लगते थे होने में। तो 8 जनरेशन बदल गई। अब आप सोचो आपको अपनी कितनी जनरेशन के बारे में पता है? कोई आंसर देगा मुझे? हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ योर फैमिली लाइन, ब्लड लाइन डू यू नो? किसको जानते हो? एक आपके ऊपर की जनरेशन पापा, एक उनसे ऊपर की जनरेशन दादाजी, और बहुत से बहुत कोई जानता होगा तो अपने परदादा को उसने देख लिया होगा। 1 2 3, तीसरी के बाद कोई ऐसा लकी इंसान है हमारी चैट 7 to 8 जनरेशन तुम्हें पता है अपनी? ओहो भाई बताना किसने नाम लिया ये 7 to 8? सूरज, बड़े लकी हो भाई, 6 से 7 जनरेशन को जानते हो तुम अपनी? फोटो है उनका, कैसे जानते हो मुझे ये बताना। शायद तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या है, बट अब तुम शायद देख पाओगे। हम ज्यादा से ज्यादा 4 जनरेशन, मैक्सिमम 4 जनरेशन को जानते हैं, जिसमें हमने देखा होता है कि परदादा या परदादी है ना, कि दादी की मम्मी की बेटी, नानी का अगर ले तो या दादा का ले तो परदादा और दादा और पापा और तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं अभी, तो 5वीं जनरेशन तो आई नहीं। अब परदादा के पापा का क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में? देखो 3 8 जनरेशन तक नहीं। और जो भी तुमने 5 बोले हैं ना, वो 5वां वाला जो इंसान है ना उसको देखना, 5वें वाले इंसान को, वो इस दुनिया का लगेगा ही नहीं तुमको। क्योंकि भाई जिस जिंदगी में वो पैदा हुआ था ना, वो तो उसको पता ही नहीं है कि है क्या। एआई की दुनिया में वो जो 5वीं जनरेशन का आदमी है, वो सोचो कैसा ही फील करता होगा। कहता होगा ये मेरी दुनिया है ही नहीं, मैं तो किसी और ही दुनिया में पला बड़ा था। समझ रहे हो? तो 5 मैक्सिमम, चलो 5 मैक्सिमम 6 तो मैं मान ही नहीं सकती। तो
ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि 200 सालों की जो हमारी गुलामी थी उसमें हम अगर 8 जनरेशन भी बना दें तो तुम्हें क्या लगता है 8 जनरेशन में तो सब बदल जाता है बेटा। जनरेशन 200 साल में सब बदल जाता है। होश भी नहीं रहेगा तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को कि दादाजी के टाइम पे क्या चलता था या परदादाजी के टाइम पे क्या चलता था। वैसे तुम्हें पता है परदादा बन जाते हैं ना, परदादा या परदादी, तो हमारे मतलब हिंदू धर्म में एक रीति होती है। तुम में से कितनों को पता है बताना। वैसे तुम लोग बिहार से हो तो शायद तुम्हें पता होगा, यूपी बिहार में बहुत प्रचलित है। सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती है, चढ़ाई नहीं जाती है, पर्सन को सोने की सीढ़ी चढ़वाई जाती है। ये कहा जाता है कि तुमने पर पोते का मुंह देख लिया, अब तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। सुनी है किसी ने ये बात? कहते हैं सीधे स्वर्ग जाओगे अब तुम। तो सोने की सीढ़ी पे स्वर्ग भेजा जाता है। तो सीढ़ी तो सोने की नहीं आ सकती ऑब्वियसली। तो ये पहले के जमाने में लोग सोने पे चढ़वाते होंगे, बहुत पैसा था पहले तो, है ना, सोना ही सोना हर किसी के पास। लेकिन आज के समय में तो क्या करते हैं, छोटी सी सीढ़ी मंगाते हैं और पैर से लगवा देते हैं और भाई हो गया कि तुमने सोने की सीढ़ी चढ़ ली। तो ये एक होता है, आपने किसी से सुना होगा अगर, तो हमारे यहाँ तो था। हमने अपनी मतलब हमारे घर में तो कोई लकी नहीं रहा, लेकिन हमने अड़ोसी पड़ोसियों में देखा था सोने की सीढ़ी चढ़वाई जाती है। तो वो एक मतलब बहुत रेयर चीज है ना, इसीलिए ऐसी कहावतें बनी हुई हैं। तो 8 जनरेशन तो भूल ही जाओ। तो बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए। दिस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 2, the expansion and division of diversification of English in the 19th and 20th century is discussed in the next chapter। तो अब डाइवर्सिफिकेशन होगा इंग्लिश का और आगे, अब वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे 19th और 20th सेंचुरी में क्या था। अब देखो इंग्लिश के बारे में कोई नहीं पढ़ने को मिलेगा। अब आप पढ़ेंगे ड्रामा कैसे फ्लरिश हुआ, पोयम कैसे फ्लरिश हुई, पोइट्री कैसे फ्लरिश हुई, तो वो आपको अच्छा लगेगा, वो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तो अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, अब हम लिटरेचर की बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आई थिंक 3 और 4 चैप्टर आपके बाकी हैं इससे रिलेटेड। तो ये तो हुआ हमारा सिलेबस, यहाँ तक हमने आपको करा दिया है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एमसीक्यू तो नहीं लेके आई हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चंस लेके आई हूँ, हम लोग वो पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू आपके यहाँ मिल जाएंगे, अभी कराते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देख लो। वेयर आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? शुरुआत में हमको बताया गया था कि जो इंडियंस होते हैं वो क्विक। आज इंग्लिश का क्लास शेड्यूल में नहीं था, ऐसे कैसे शेड्यूल में नहीं था? तो 30 साल जीते थे और आजकल तो कुछ नहीं हो पा रहा नमन, सही बात है। अब तो बहुत ही हालत खराब है। ये पहले पॉसिबल होता था जब लोग 120 130 साल जीते थे और शादियां 20 20। अब देखो ये वाला अगर तुम मैथ लगाओगे कि 20 साल, जैसे मैंने 25 साल का जो आपको जनरेशन दिया वो अब एक सेकेंड रुकना जरा, बस मेरे को गेट बंद करना है। अगर हम आज 25 साल वाली, तो वो तो क्या हुआ, हंस, हाँ सॉरी। तो मैं ये बोल रही थी कि हमने ये जो क्या नाम है, अभी जो हमने कैलकुलेशन लगाई थी 25 साल वाली, तो वो तो अभी वाली पर क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैम आज आप बोली थी बेबी को लाएंगी, मैंने कब बोला बेबी को लाऊंगी? सो रही है वो तो, उसकी नैनी बाहर बैठी है, वो सो रही है। और जब उठेगी तो नैनी पकड़ेगी और मेरी क्लास के बाद मैं उसको पकड़ूंगी तो हमने जो अभी कैलकुलेशन लगाई थी 25 साल वाली, अगर हम आज से 30-35 साल पहले भी देखें तो 20 साल, चलो ठीक है 50 साल पहले भी देखें तो 20 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी। जैसे आपकी दादी वादी को पूछना, उनकी शादी हुई होगी। तो अब आप 20 साल का लगा लो, 20 तो 100 सालों में एक इंसान ने 5 पीढ़ियां देख ली, है ना। और 120 साल का अगर वो रह जा रहा है तो उसकी 6ठी पीढ़ी भी वो देख लेगा, 7वीं भी हो जाएगी, राइट। तो वो पॉसिबल था क्योंकि लोगों की लाइफ स्पैन ज्यादा थी और शादी करने का जो समय था वो कम था, 17-18 साल में शादी हो जाती थी। तो उस समय तो फिर भी पॉसिबल था। आज के समय में लोगों की जिंदगी 60-70 साल से ऊपर खिंच नहीं रही है। बहुत कम लोग आप देखोगे जो 60-70 से ऊपर जा पा रहे हैं, और शादियां 30-30 साल के बाद हो रही है। तो ऑब्वियसली 2-3 पीढ़ी देख पाओगे, इससे ज्यादा देख ही नहीं पाओगे। तो वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो सेम इंडो यूरोपियन फैमिली से आती है। तो हिंदी भी इंडो यूरोपियन फैमिली से आती है और इसीलिए हमारे लिए शब्दों को समझना, ग्रामर को समझना आसान हो जाता है। तो इंग्लिश के वर्ड और स्ट्रक्चर हमें इजीली समझ आ जाते इंडो यूरोपियन की वजह से। What realization led to the borrowing
फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि जिस तरीके से डिस्कवरीज हो रही थी, एक्सपेंशन हो रहा था, इंग्लिश के पास शब्द ही नहीं थे इन बातों को अच्छे से समझने के लिए और बोलने के लिए। तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से ये हुआ कि इंग्लिश ने कहा भैया जहां भी जिस भी लैंग्वेज से कुछ समझ आ रहा है वर्ड उठा लो। किसी ने फ्रेंच में कुछ बोला अच्छा लगा उठा लो, कुछ इटालियन डिश देखी पास्ता उठा लो, पूरा पास्ता शब्द ही उठा लो, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे सीधा उठा लो। लूट लिया, लूटा लूटा, उठा लो, लूट वर्ड उठा लो, एज इट इज उठा लो, जंगल लिख देंगे हम हिंदी में, इंग्लिश में लिख देंगे, स्पेलिंग इंग्लिश में लिख देंगे, एज इट इज वर्ड उठा लो। समझ रहे हो? तो काफी वर्ड्स जैसे हमने उठाए। तो द इंग्लिश रियलाइज्ड दैट देयर वोकैबुलरी डिड नॉट हैव इनफ वर्ड्स, इनकी वोकैबुलरी में इनफ वर्ड्स थे ही नहीं टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स, सो दे बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। व्हाट वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पहला, टू ऑब्जेक्टिफाई और टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोडिफाई करना। दूसरा, टू डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूसेज। तीसरा, टू प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस शेयर्ड विद द एज? 18th century grammarian shares the age's spirit of order to regulation as they wanted to preserve and control the English language after a period of rapid change. इतने चेंज के बाद इंग्लिश इतनी थक गई थी, इन्होंने कहा भाई इसे ऑर्डर बनाओ, इसे सिस्टमैटिक बनाओ और अब इसके लिए किताबें लिख दो। तो ग्रामर और वोकैबुलरी की डिक्शनरी लिखी गई। What did the 18th century grammarian think about their role? The 18th century grammarians considered their role as authoritative. उन्होंने कहा हम ही हैं सब कुछ, जगत पिता, हम बताएंगे इंग्लिश कैसे बोलनी है। बिलीविंग दे कुड प्रिजर्व एंड गाइड द करेक्ट यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज किसी एक की नहीं होती है, लैंग्वेज तो पूरे में फैली होती है, जो जैसे बोलेगा वैसे लैंग्वेज बन जाएगी। लैंग्वेज जब इंडिया आई तो इंडियन एक्सेंट बन गया, लैंग्वेज जब यूके गई तो यूके एक्सेंट बन गया, यूएस गई तो यूएस के, कोई अपने हाथ में रोक नहीं पाया लैंग्वेज को। चलिए जो टॉपिक आज हमने कवर किया था वो था मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। और इस टॉपिक को आप नोट वाइज, अब आप इस पे राइट अ नोट लिख के दीजिए, मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क में। राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये आपका हो गया, ठीक। अब आपके कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछे। आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया, ये वैसे 1.5 घंटे में हो जाता है, तो एक ही दिन क्लास लगा के भी अगली बार से करा दिया करेंगे इसको। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इंग्लिश ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस? कितनी लैंग्वेजेस से इंग्लिश ने वर्ड्स उठाए थे, इसका आंसर आपको लिखना है। चलो बताओ, पोल कराती हूँ, चलो 7, 8, 9, 10 ABCD, कौन देगा आंसर? चलिए पोल शुरू करते हैं। कितनी लैंग्वेजेस से इंग्लिश ने शब्द उठाए, ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं देख लेती हूँ उसका आंसर कहां से निकल के आ रहा है। इट इज वेल अंडरस्टूड दैट द रैपिड 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, मुझे लगा था 8-10 लिखने से काम चल जाएगा। भाई साहब एक ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर, ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो 10 है, इसको हमने 50 कर दिया है, ठीक है। चलो अब बताओ आंसर। चैट हैज बीन डिसेबल्ड, ये कब हुआ? अच्छा चलो, इसका आंसर डी है। कितने बच्चों ने आंसर दिया? दे ही नहीं पाओगे तुम, अब दो इसका आंसर। चलो ना चैट किया उन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। कुछ लोगों ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया, उन लोगों की कम्युनिटी का नाम क्या था? अगर आपको याद है तो आप चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मैं 4 ऑप्शंस दे तो दूंगी, बट फिर आंसर आपको पता होगा उसका वैसे भी। मैं दिखा तो है, ये क्या हुआ? और भाषा के शब्दों, प्योरिटन्स वो थे। आंसर पता है आपको क्या होगा? हु ऑब्जेक्टेड? एक कम्युनिटी थी, उनका नाम था प्योरिटन्स। प्योरिटन्स वो थे जो प्योरिटी में विश्वास रखते थे, मिलावट में नहीं। तो ये जो प्योरिटन्स थे, इन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश में किसी और भाषा के शब्दों को मिक्स नहीं होने देंगे। और किसी की चली है, लैंग्वेज कभी किसी की चलने देता है? और इस वजह से क्या हुआ, इनकी बात खराब हो गई। तो ये इनका करेक्ट आंसर होगा। पता है सब लोग को? पता था? वेरी गुड, प्योरिटन्स, यस प्योरिटन्स बोलते हैं उनको। द 2 वर्क दैट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर।
दो काम किए गए, कौन कौन से? नंबर 1 एंड नंबर 2, बताइए। सबसे पहला काम जो किया गया वो ये कि इंग्लिश में डिक्शनरी ला दी गई। इसके राइटर आपको पता ही है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। डिक्शनरी 1755 में आई थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा। दूसरा आई थी इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स। दो चीजें हुई हैं। ग्रामर बुक्स तो कई सारे लोगों ने छापी है, ठीक है। व्हाट इज पब्लिश्ड इन 1775, उसका आंसर ये लिखा हुआ है ठीक है, समझ में आया? जी मैम, वेरी गुड, बोथ, यस। तो व्हाट वाज पब्लिश्ड इन 17, तो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी was published in 1770 by डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये इनका नाम है, प्लीज इसे रट लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलो ये तो हो ही गए आपके, बहुत बढ़िया, वी आर डन देन, डन 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 डन। तो फाइनली आज जो आपका क्लास है वो आपका मॉडर्न इंग्लिश में था। अच्छा, अब अगले वीक से आपकी, जहां तक मुझे पता है, शायद से मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेंसडे क्लास रहेगी और 2 क्लासेस रहेंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लिटरेचर पढ़ेंगे, नया चैप्टर, ठीक है। एक बार हम एक चैप्टर खत्म कर लें, एक या कम से कम 2 चैप्टर खत्म कर लें, उसके बाद से मैं ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करा दूंगी। ये तो मेरे हिसाब से होना है, ठीक है। चलिए, कौन बच्चा पूछ रहा है? एक डाउट चेक कर लो, बताइए क्या डाउट है, प्लीज समझा दीजिए। क्या चीज रहेगी बताओ मैम? मॉडर्न इंग्लिश क्वेश्चंस में कौन सा है? क्या अविनाश क्वेश्चन समझ में नहीं आया? यस सानिया, डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। ग्रामर में जो चेंजेस होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे, क्योंकि ग्रामर के चेंज करने आसान नहीं है। मैं तुम 100-200 साल हो गए समझा के कि इज एम आर में आई एम के संग आएगा, इज ही के संग आएगा। अब इस चीज को हम अगर फिर से चेंज करेंगे तो हमें 200 साल और लगेंगे चीजों को बदलने में। तो जब तक फ्लॉ ना निकले, फ्लॉ मतलब मिस्टेक ना निकले, तब तक हम ग्रामर को चेंज नहीं करते। वोकेबलरी हाउएवर बोलने की बात है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि हिंदी की वोकेबलरी कितने लोग बोलते हैं और ग्रामर कितने लोग सीखते हैं, तो आप बताइए, हम पूरे दिन हिंदी बोलते हैं? यस और नो आंसर दो मेरे को। क्या हम पूरे दिन हिंदी बोलते हैं? यस। क्या हम पूरे दिन हिंदी के ग्रामर पढ़ते हैं? नो। लास्ट टाइम कब पढ़ी होगी, कुछ याद है किसी को? किस किस पे हिंदी एज अ सब्जेक्ट है, अगर है भी तो? और मान लो चलो तुम 12th तक पढ़ भी लोगे, इसके आगे तुम कब आखिरी बार ग्रामर पढ़ोगे हिंदी की? तो ग्रामर इज समथिंग जो कम टच्ड है, लेकिन वोकेबलरी इज समथिंग जो बहुत टच होती है, बहुत बोली जाती है। तो वोकेबलरी रैपिडली बढ़ती है, लेकिन ग्रामर हमेशा नहीं बढ़ती। ग्रामर तो बहुत कोई शोधकर्ता आएगा, बोलेगा अरे तुम तो बहुत टाइम से गलत याद कर रहे थे, ये होना चाहिए करेक्ट तरीका, तो तब जाके उस पर रिसर्च होगी। पीएचडी वाले जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करके कहेंगे यस दिस इज द करेक्ट हाइपोथेसिस, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। वोकेबलरी का क्या है, चलते फिरते किसी ने कोई वर्ड बोल दिया हम भी यही बोलेंगे। जेनजी के जो वर्ड्स हैं जो फेमस हो रहे हैं आजकल, वो क्यों हो रहे हैं? इस डुलुलु, बताओ, डुलुलु आ गया, लाबूबू आ गया, ये क्या है ये वर्ड्स? हमने तो कभी नहीं सुना था ये डुलुलु वर्ड अपने टाइम पर, अभी है एवरी डुलुलु हैज अ सुलुलु है ना। तो ये वर्ड्स अब ठीक है बोलने लगे लोग, तो आ गए। कोई कोरियन कल्चर से आ गया, कोई जापानीज कल्चर से आ गया कोई वर्ड किसी का, तो जो जो चीजें आती हैं वो वर्ड बढ़ती जाती हैं वर्ड्स के अंदर। वोकेबलरी बहुत रैपिडली बढ़ती है, रोज वोकेबलरी बढ़ती है, ग्रामर हमेशा रोज नहीं बढ़ती, ठीक है। ऑलरेडी 20वीं शताब्दी से पढ़ना शुरू किया था भाई साहब, 500, और अब हम सही बात बोल रहे हो तुम। ये वाला वीक, ये सप्ताह वाला वीक होता है, इसमें से एक वीक की स्पेलिंग गलत लिखी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो माई इंग्लिश इज वेरी वीक, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि वीक है, क्योंकि तुमने वीक की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो वीक होता है ना, वीक, ये वाला वीक, ये सप्ताह वाला वीक होता है, इसमें से एक वीक हटा दो, उसको ए बना दो। अब देखो एक वीक के संग ये देखो वीक हो गया, अब बेचारा कमजोर हो गया, इस पे एक ही है, एक से भले दो होते तो स्ट्रांग था, एक है तो वीक है। ये होती है वीक की स्पेलिंग। आपने कौन सी लिखी? गलत वाली। तो वीक तो है, ये तो सही बात बोल रहे हो तुम, तो प्रैक्टिस लगेगी।
क्या लगेगी प्रैक्टिस? वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। और क्या लगेगी प्रैक्टिस? रीडिंग बहुत सारी करनी पड़ेगी। और क्या लगेगी प्रैक्टिस? पहला वाला सेशन देखो स्पोकन इंग्लिश का, बहुत सारी चीजें बताई हैं उसमें मैंने। 1 घंटे का पूरा सेशन है जिसमें मैंने सिखाया है लिटरली कि कैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। देखो करो। जो प्रो के बच्चे नहीं है वो भी बैच पे 499 में आपको दिख रहा होगा शायद, वो बैच आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। पर पहली दूसरी, लेकिन देखो वही बच्चा लेना अलग से बैच जो मेहनत करके पढ़ना चाहे उसको। आपको अगर ऐसा चाहिए कि है तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं सिखा सकती, समझ रहे हो? तो अगर उसको तुम सीरियसली पढ़ोगे ना, सेशन में जो सिखाया, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सारे सेशन देख लिए, एक दिन में एक सेशन देखेंगे, और जब तक उस सेशन में मैंने जो कहा है उस काम को आप इम्प्लीमेंट ना कर दें अपनी दुनिया में, तब तक आप दूसरा सेशन नहीं देखेंगे। इस तरीके से अगर आप उन सेशंस को देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो वो सेशन बहुत काम के हैं। आपने एक दिन खोला और सारे सेशन इसमें अच्छा ये बता रही है, इसमें अच्छा ये बता रही है, इसमें बताने का और पढ़ने का काम ही नहीं है, प्रैक्टिस का काम है। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने जो सिखा दिया, चाहे मैंने 20 मिनट में कोई वीडियो में सिखाई हो कोई चीज, आपको उसको 2 दिन तक करना है। उस फायदे से तो आप सीख भी पाओगे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो बेटा कोई दुनिया जहान की 15 मिनट की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं सिखा पाएगी। आया समझ? चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन ऑफ करती हूँ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगली वीक 2 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, और हम एक चैप्टर उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन। रेटिंग प्लीज सब लोग कर देना। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।